नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द करियर में। दोस्तों, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कुछ प्रश्नों को हम ले आएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस संधि को निलंबित कर दिया है? गंगा जल संधि, सिंधु जल संधि, ब्रह्मपुत्र जल संधि या फिर कावेरी जल संधि समझौता। ठीक है, इसमें से अभी हाल ही में भारत ने किस जल संधि को निलंबित कर दिया है? तो उत्तर है बी, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, यह किसके किसके बीच है? यह 1960 में यह समझौता हुआ था। समझौता हुआ किसके किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के। इसमें जो है सिंधु नदी के जल प्रयोग को लेकर के कि कौन कितना प्रयोग करेगा सिंधु नदी का जल, इस बात को लेकर समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ नदियों का जल, जैसे जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी का मतलब पश्चिमी नदियां, जो उत्तर में पश्चिमी नदियां हैं उनकी बात है। जैसे कौन? सिंधु, झेलम और कौन? चेनाब। इनका अधिकतर जल प्रयोग करने के लिए किसे कहा गया था? पाकिस्तान। इसका ज्यादा जल प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। जबकि पूर्वी नदियां जैसे कौन? रावी, सतलुज और ब्यास, इनका जल प्रयोग कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, अब भारत यह जल समझौता रद्द कर दिया है, निलंबित कर दिया है, और भारत की यह योजना है कि जो पश्चिमी नदियां हैं उनका जल भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कौन करे? भारत करे। और ऐसा क्यों किया गया है? हाल ही में हुई पहलगांव घटना के बाद, जो पहलगांव जो घटना हुई है, जो आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष लोगों को मारा गया, ठीक है, उसके बाद यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। और यह निर्णय ठीक है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर करना भारत का हमेशा से एक स्टैंड रहा है। ठीक, तो यह है कौन सा? सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। अभी हाल ही में इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, इस पहलगांव हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन किया था, एयर ऑपरेशन था, जिसका नाम क्या था? सिंदूर ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन भारत द्वारा पाकिस्तान में जो आतंकीय के बेस हैं, जो ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित इतनी जानकारी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। देखिए, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए, नियुक्तियों से हमेशा से ही प्रश्न पूछा गया है और ये तो यूपीएससी से संबंधित है। ठीक है, यूपीएससी क्या है? यूपीएससी बेसिकली एक संस्था है। यह क्या है? संस्था है जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करती है। खासकर इसे जो है सिविल सेवा परीक्षा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सिविल सेवा परीक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक, इसका प्राविधान जो है आर्टिकल 315 में कहा गया है कि भारत के लिए, भारत के संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो यूपीएससी यानी आर्टिकल 315, और फिर जो ये क्या कहते हैं कि अध्यक्ष हैं उसके या उनके सदस्यों की नियुक्ति से जो संबंधित बातें हैं वो कहाँ पे हैं? आर्टिकल 316 में है। ठीक है,
कहाँ है, आर्टिकल 316 में है। केवल आप यह जान लेने से कि कौन नियुक्त हो गया है, इतने से परीक्षा को पास करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इससे संबंधित और भी चीजों को इसमें जानना आवश्यक है। ठीक, तो अभी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। कौन बने हैं, डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। ये पूर्व में क्या है, रक्षा सचिव रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, रक्षा सचिव रह चुके हैं। ठीक, तो डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक, इनका कार्यकाल, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक, जो भी पहले हो, 6 वर्ष, शायद 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वहां तक इनकी जो है क्या होती है, कार्यकाल होता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, स्वाति मिश्रा, मारियांगेला हुंगारिया, यामी गौतम या फिर एलिस जोन्स। देखिए, ब्राजील की, कहाँ की, ब्राजील की मारियांगेला हुंगारिया को माइक्रो बायोलॉजिस्ट, ये क्या है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। हुंगारिया जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। क्या है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। और इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि फसलों के अधिक उत्पादन के लिए जैविक खाद और जैविक बीज, ठीक है, जैविक खाद और जैविक बीजों को बढ़ावा देने और उसके प्रयोग के लिए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए इनको मिला हुआ है। क्या, रिसर्च के लिए, उस पर रिसर्च पर करने के लिए इनको दिया गया है। मारियांगेला हुंगारिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है, ब्राजील की रहने वाली है। रीन्यू पावर कंपनी ने भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजना लगाने की घोषणा की है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। देखिए, आंध्र प्रदेश इसका उत्तर है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला है, अनंतपुर जिले के बेथपल्ली गांव में अक्षय ऊर्जा यह लगाई गई है। ठीक है, सिंगल साइट योजना है, यह सिंगल साइट योजना है, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। ठीक, और यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों को सम्मिलित करके एक साथ काम करने वाली योजना है। यह कहाँ पे लगाई गई है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेथपल्ली नामक गांव में लगाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भार्गवास्त्र किस प्रकार की प्रणाली है, मिसाइल है या रडार है या एंटी ड्रोन सिस्टम है या फिर सैटेलाइट। ये देखिए, हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी एयर स्ट्राइक जो हुई है, ठीक है, पाकिस्तान ने ढेर सारे ड्रोन से हमला किया था भारत पे, और भारत का S-400 जो था, उसने जो है ड्रोन्स को मार गिराया था। ठीक, ये जो भार्गवास्त्र है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्या है ये, एंटी ड्रोन सिस्टम है। यह रडार सिस्टम से उसको कैच करता है, पकड़ता है उसको। ठीक है, और पकड़ने के बाद इसकी विशेषता यह है कि एक साथ यह क्या करता है, 50+ ड्रोन को
ड्रोन से हमला करता है, एक साथ ये क्या करता है, 50 प्लस ड्रोन को छोड़ देता है। जैसे कोई ड्रोन आ रहा है उधर से तो एक उसे पकड़ लेता है, इसमें सिस्टम लगा हुआ है पकड़ने का, ठीक है। पकड़ने के बाद उस पर एक साथ 50 प्लस या 50 से अधिक ड्रोनों को छोड़ देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट कर देता है। बहुत कम समय में ये नष्ट करने की प्रणाली है। देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जो हमारे सीमावर्ती देश हैं, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बराबर ड्रोन से हमले की धमकी या ड्रोन से हमले होते रहे हैं, ठीक है। इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इसे विकसित किया गया है। इसे विकसित कौन किया है, डीआरडीओ और एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी ने मिलकर के इसे विकसित किया है। हाल ही में इसे पोखरण रेंज में इसका परीक्षण किया गया, मई, अभी हाल ही में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। तो यह क्या है, एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्या है यह, एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। भार्गवास्त्र आप जानते हैं कि इसका महाभारत काल में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम के नाम पे है, ठीक है। भार्गव उनको कहा जाता था, ठीक। और ये बड़ा, उस समय भी इसे बड़ा, इस शस्त्र को बड़ा भयंकर माना जाता था और उसी के नाम पे रखा गया है क्योंकि उसी प्रकार की प्रणाली से विकसित है और उतना ही एक क्या है, खतरनाक है, ठीक है। इसलिए जो है इसका नाम भी क्या रखा गया है, भार्गवास्त्र रखा गया है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है, 1 अक्टूबर, 23 सितंबर, 7 अगस्त या फिर 14 नवंबर। तो ये जो आयुर्वेद दिवस है वो 23 सितंबर को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है, क्योंकि आयुर्वेद के देवता कहे जाते हैं भगवान धनवंतरी, भगवान कहे जाते हैं धनवंतरी, ठीक है। तो ये उनके जन्म दिवस के आसपास ये जो डेट है वो पड़ता है, ठीक। अब कोई उनका डेट फिक्स तो है नहीं, पूर्णिमा या ऐसे कुछ करके, तृतीया चतुर्थिया ऐसे कुछ करके उनका जन्मतिथि होगा, उसी के आसपास 23 सितंबर आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया, आयुर्वेद दिवस के रूप में भारत सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद को बढ़ावा देना, ठीक है। आयुर्वेद को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। और ये हर साल 23 सितंबर को जो है मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीस्ता प्रहार अभ्यास का संबंध किससे है, ये आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।